and welcome to the 11th lecture of our collision discussion। और आज से हम लोग जेईई एडवांस पैकेज का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और इसमें वो पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे चलते चलते। जितने भी लेक्चर्स जेईई एडवांस के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ बताते चलूँगा आपको। जितने कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस के लिए महत्वपूर्ण है वो भी मैं बताते चलूँगा। इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं उसमें मोटा मोटी कॉन्सेप्ट जेईई मेंस और नीट लेवल का है। अब से कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is fired with velocity v from point p। इस पॉइंट p से एक पार्टिकल को फायर किया गया है v वेलोसिटी से as shown in figure। Neglecting air resistance, find the magnitude of change in momentum between p and arriving at q। ये p से चला और जब ये q पे अराइव होगा, जब ये q पे अराइव होगा तो उतने ही वेलोसिटी v से आएगा। मतलब स्पीड तो सेम ही रहेगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है। एक ही फोर्स लग रहा है mg, और mg कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो तो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जब ये यहाँ आया अगेन पोटेंशियल है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मतलब ये उतने ही स्पीड v से ही आता है। और ये एंगल इस समय कितना होता है? जब जस्ट स्ट्राइक करने के पहले बाय सिमेट्री ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री ही होता है। आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड किसका? चेंज इन मोमेंटम का। तो पहले तो आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिख लीजिए। यहां पर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास आप m कहोगे, वेलोसिटी v है, मोमेंटम कहेंगे m इनटू v। किधर की तरफ? इधर की तरफ। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम कहेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इधर की तरफ mv, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर की तरफ mv cos 45 mv/√2, इधर की तरफ mv। तो इनिशियल मोमेंटम लोग क्या लिखेंगे? mv cos 45 मतलब mv/√2 i कैप प्लस mv sin 45। ठीक, जब ये यहां पहुंचा तब इसका फाइनल मोमेंटम ऐसे कहेंगे mv। अभी भी मोमेंटम कितना है? mv है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। फिर से कंपोनेंट लिखेंगे। देखिए ये 45 है, ये एंगल 45 होगा। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट mv cos 45, दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग? mv/√2 i कैप और दूसरा mv/√2 माइनस j। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखिए। अब आप लिखिए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। -2mv/√2j ये होगा। और आपसे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना करेंगे? ये √2 से 2 कट जाएगा और मैग्नीट्यूड के लिए तो -j कैप तो डायरेक्शन लिखा, उसको छोड़ दीजिए। तो कितना आंसर हो जाएगा? √2mv। एंड हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें उल्लू बनाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं ग्राउंड से किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ, और t = 0 पे ऐसा किया गया। मतलब यही केस है, किसी एंगल पे फेंके हैं। किसी इंस्टेंट t पे अगर उसका मोमेंटम p है, लीनियर मोमेंटम, और उसका काइनेटिक एनर्जी e है, तो बताइए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो भाई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ पूछा है, तो उससे पहले वो मोशन कैसा कर रहा है उससे क्या ही मतलब हम लोग को। हम लोग ग्राफ किसके किसके बीच का पूछा है? मोमेंटम और, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन ढूंढेंगे। मोशन कैसा हो रहा है उससे क्या ही मतलब, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? ke काइनेटिक एनर्जी = p²/2। ये ग्राफ होता है। अगर हम लोग y एक्सिस पे, ये मैं इस सवाल का आंसर देख रहा हूं, अगर हम लोग y एक्सिस पर E को दिखाएं और x एक्सिस पर P को, तो y एक्सिस पर E है और x एक्सिस पे क्या है? P है। तो x अगर P हो जाए तो ये क्या लिखेंगे? x² और बाकी कांस्टेंट। तो y प्रोपोर्शनल टू x² कहेंगे। कब? इफ P = क्या हो? x और y प्रोपोर्शनल टू x²। ये ग्राफ कैसा होगा? मतलब अगर E और P के बीच ग्राफ पूछता तो वो ऐसा है।
पैराबोलिक ऐसा, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ऐसा पैराबोला होता है, और y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x ऐसा पैराबोला होता है। ये वाला, ये होता है y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, और ये किसका ग्राफ है? हाँ। लेकिन ये ग्राफ किसके किसके बीच होता है? E और P के बीच। ये ग्राफ किसके किसके बीच होता है? E और ये ग्राफ यहाँ है, लेकिन वो किसके किसके बीच लिखा है? मतलब क्या ये ग्राफ सही है? नहीं, ये ग्राफ तो गलत है। समझ रहे? इसलिए एक्सिस का महत्व है। आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग एक्सिस लिखते ही नहीं है। इसी ग्राफ को, इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए कि y एक्सिस पर तो E दिखाए, लेकिन x एक्सिस पर पूरा का पूरा p स्क्वायर दिखाए, पूरा का पूरा p स्क्वायर क्या हो गया? x। तब इसको y प्रोपोर्शनल टू x कहेंगे, और इस केस में x का वैल्यू कितना है? p स्क्वायर। तब ये क्या लिखा हुआ है? y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और देखिए ये e की जगह y लिखा हुआ है, p स्क्वायर की जगह x लिखा हुआ है, y प्रोपोर्शनल टू x होता है, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ सही ग्राफ है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर के बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो ग्राफ ध्यान देना है आपको सही से, ठीक है? आसान क्वेश्चन थे ये दोनों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बॉडी है, उसका मास है 1 kg, और ये इनिशियली रेस्ट पर है। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि एक बॉडी है और इसका मास कितना है? 1 kg है, और ये इनिशियली रुका हुआ है। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0। और ये एक्सप्लोड करता है। तो मैंने आपको एक्सप्लोजन सिखाया है। एक्सप्लोजन एक एग्जांपल है किसका? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का, क्योंकि इसमें इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन होता है, बाहर की वजह से एक्सप्लोजन नहीं होता। एक बात और ध्यान रखें, इनिशियली इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इनिशियली इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लोजन होगा तो पार्टिकल चलने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी नहीं इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? एनर्जी कंजर्व रहता है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आता है? तो इस बॉम्ब के पास जो केमिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड कैसे कर रहा है? ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। बोलो आस्था, 1:1:3 अगर रेशियो है तो हर मास कितना कितना किलो का होगा? 1/5। वेरी गुड। टोटल कितना है? 5। तो पहला मास होगा 1/5 kg का, दूसरा भी कितना होगा? तीसरा 3/5 kg। टोटल रेशियो हो गया 5, तो 1/5, 1/5, 3/5। The two pieces of equal masses fly perpendicular to each other। जो दो पीस इक्वल मास के हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। हम लोग सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ये वाला जो 1.1/5 kg है ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला किधर जा रहा है? x में जा रहा है, सिंपलिसिटी के लिए। और ये वाला किधर जाएगा? उसका स्पीड v मान लेते हैं। किधर जाएगा ये भी पता करना हो तो हम तो डायग्राम में देख के बता सकते हैं। इसको ये इधर मोमेंटम ले लिया, ये इधर ले लिया, तो इसके पास ना कुछ ऐसा मोमेंटम होगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे। इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर दूसरा इधर। ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ताकि नेट मोमेंटम 0 रहे। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था? फाइनली भी तो 0 ही रहना ना। खैर नहीं पता हो ये v तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे 1/5। ऊपर जा रहा है, कितने से जा रहा है वो दिया हुआ है। ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी 1/5 × 15, 3 j कैप। इसे क्या लिखेंगे? 3 I कैप। और इसका क्या लिखेंगे? 3/5 v वेक्टर, 3/5 v वेक्टर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दीजिए। तो क्या मैं ऐसा लिखूं? 3/5 v वेक्टर इज इक्वल्स टू -3i कैप -3j कैप। 3 कट जाएगा तो v वेक्टर हो गया -5i कैप -5j
चेक किया उसका। आपसे पूछा स्पीड ऑफ हेवियर मास, स्पीड कितना होगा? तो वेलोसिटी हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड हो जाएगा, वो हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा स्पीड? 5√2 मीटर पर सेकंड। फोर्थ नंबर सवाल है कि एक बॉडी है, उसका मास है 3 kg एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच वेरीज एज शोन इन फिगर। तो आपको किसका ग्राफ दिया हुआ है? फोर्स और टाइम ग्राफ का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ का एरिया वर्क देता है, फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस के साथ इंपल्स देता है। क्या देता है? एरिया ऑफ एफटी ग्राफ with time axis gives impulse. What is impulse? Integration f dt or nothing but change in momentum, final momentum minus, और ये एरिया तो निकाल सकते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हो गया 2 इंटू हाइट हो गया 10 प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 10 40, तो 10 प्लस 40 कितना हो गया? 50। तो 50 हो गया इंपल्स, 50 न्यूटन सेकंड। और जो इंपल्स होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस। तो क्वेश्चन से इसकी इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो बताइए फाइनल मोमेंटम कितना होगा? इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है? फाइनल मोमेंटम 50 न्यूटन सेकंड। देखो ये सब बहुत पहले आए हैं आईआईटी में, अब मत समझिए ऐसा क्वेश्चन आता है कभी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 6 जो है वो अच्छे सवाल है। ये पहले 4 बहुत आसान सवाल थे। लिखिए, इसमें अगर वेलोसिटी पूछा जाए, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास दिया हुआ है 3, तो फाइनल वेलोसिटी आ सकता है। चलिए इसको लिखिए, फिर 5 6 करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो सवाल है, ये सवाल मैंने पहले भी करवाया है और इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग पूछा गया है। मैंने आपको ये बताया, देखिए क्या होगा, ये ब्लॉक आएगा, इससे टकराएगा तो ये ब्लॉक चलने लगेगा, ये ब्लॉक का स्पीड घटने लगेगा, ये ब्लॉक का स्पीड बढ़ने लगेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो इस बात को समझिए जरा ध्यान से। आप पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता है कि दोनों ब्लॉक जब साथ साथ चलेंगे तभी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? तो मैंने पहले भी आपको सिखाया था, अभी मैं वापस से सीधे सिखा रहा हूं। देखिए उस समय स्थिति ये होगी, आप मेरे से कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक तेजी से चल रहा हो, कोई एक स्लो चल रहा हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस समय जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन कह रहे हैं, हम लोग किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम कंप्रेशन। मैं क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने लगेंगे, उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब में से कोई कह सकता है सर अगर ये तेजी से चल रहा हो उस समय तो तब मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं हो सकता है क्या? कहेंगे नहीं, उस इंस्टेंट पे नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये तेजी से चल रहा होगा तब तो ये स्प्रिंग कंप्रेशन होने की जगह क्या होने लगेगा? इलॉन्गेशन होने लगेगा। और अगर ये तेजी से चलने लगे तो तब तो ये तेजी से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, मतलब तब स्प्रिंग और कंप्रेस होने वाला है, तब उसे मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे कह सकते हैं? समझ रहे मेरी बात? आप कह सकते हैं कि सर ये तेजी से चल रहा हो, ये स्लो चल रहा हो, तो अगर ये तेजी से चल रहा है तो स्प्रिंग तो और कंप्रेस होगा ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हमें क्या निकालना है? तो ऐसा हो सकता है कि ये तेजी से चलेगा, ये धीरे चलेगा, तो और कंप्रेस होगा, तो और कंप्रेस होने से इसका वेलोसिटी घट जाएगा, इसका वेलोसिटी, मतलब जिस इंस्टेंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा दोनों ब्लॉक, और अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। और हम लोग जानते हैं perfectly inelastic collision में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, और वो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। वो लॉस ऑफ एनर्जी कहां जाएगा? इसी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट विल बी स्टोर्ड एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा इसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, ये होता है हाफ म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, और कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, रख के कैलकुलेट कर देंगे। व्हाट इज म्यू? म्यू बोलते हैं रिड्यूस्ड मास को।
म्यू क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2। इस केस में हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बाय 2 प्लस 2 4, मतलब 1 kg। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन के पहले का होता है यहाँ पे, तो ये 1 से चल रहा था, ये रुका हुआ था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेसिकली 1 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 मीटर पर सेकंड और म्यू का वैल्यू 1 kg। क्या रख देंगे, तो हाफ ऑफ तो कट गया, म्यू का वैल्यू कितना हो गया 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हाफ तो कट चुका है, k कितना है 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये 100 नीचे आ जाएगा तो x मैक्स हो जाएगा 100 का रूट, तो 1/10 मीटर। सब कुछ हम लोग ऐसा ही सिस्टम में रखे हैं, 1/10 मीटर आंसर हो जाएगा, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। 1/10 मीटर क्या बोलते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी सही। अगला एक वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों 5 और 6 दोनों मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। ये दोनों क्वेश्चंस जे एडवांस लेवल के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बॉल है यहाँ पे 1 kg का, और ये जो धागा है ना, ये धागा पूरा ऐसे, ये स्ट्रिंग है, और यहां से इस इंस्टेंट से इस बॉल को रिलीज कर दिए, तो क्या होगा, आप इमेजिन करिए ऐसे धागा है, ब्लॉक बॉल लगा हुआ है, इसको रिलीज कर दिए, तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, जब ये स्ट्रिंग, ये बॉल गिर रहा है नीचे, जब ये यहां तक आएगा तो क्या धागा टाइट होगा, नहीं, अभी पूरा धागा का लेंथ कहां गिरा है, तो ये धागा कब टाइट होगा, पहले तो ये यहां गिरेगा, फिर ये और गिरेगा 2 मीटर, जितना धागा का लेंथ है, मतलब टोटल जब ये 4 मीटर नीचे गिरेगा तब धागा क्या होगा, टाइट होगा। टाइट होने के जस्ट पहले ये कितना नीचे गिरेगा, समझ में आ रहा है आप लोग को भाई? अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल यहां से इसको, ये ज्ञानेंद्र जो है, ज्ञानेश भट्ट, इसको दिक्कत हो रहा है कि सर ये यहां पे काहे नहीं रुकेगा, रुक रहा है, मतलब ये यहां काहे नहीं रुकेगा, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये यहां से चलेगा, यहां नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी धागा टाइट नहीं हुआ, ये और नीचे जाएगा, यहां जाके जब ये 2 मीटर और चल देगा पार्टिकल, तब टाइट होने की स्थिति आ जाएगी। टाइट होने से जस्ट पहले जो मोमेंटम होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम। टाइट होने से जस्ट पहले ये जो पार्टिकल है वो कितने वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, तो v हम लोग जानते हैं कितना होता है, √2g। अगर h हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो √2g, और h की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का रूट बाहर आ गया, 2√2g, ये हो गया वेलोसिटी। ये क्या हो गया, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 1 kg, तो 1 इंटू ये करेंगे तो यही रह जाएगा, मतलब 2√2g, इतना मोमेंटम होगा किधर की तरफ, -j क्या, और जस्ट बाद जैसे ही धागा टाइट होगा तब वो पार्टिकल कहेगा भाई कहां जा रहा है, रुक जा, अब तो हो जा नहीं सकता, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और जो मोमेंटम चेंज करवाता है उसे क्या बोलते हैं, इंपल्स। जितना मोमेंटम चेंज हुआ उसी को इंपल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम को ही किस नाम से जाना जाता है, इंपल्स से। आपसे इंपल्स ही पूछा गया, फाइनल माइनस कैंसिल कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 2√2g इसी के अंदर, और j क्या, 0 माइनस माइनस दिस, मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना है 2√2g, so this will be our answer, 2√2g, so D ऑप्शन करेक्ट आंसर। दो सवाल हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, लिखिए इसको, फिर 7 8 करेंगे। चलिए आज के आखिरी दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं 8 करवा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ब्लॉक है और वो चल रहा है इधर की तरफ, इसका मोमेंटम p है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u लिख लेते हैं, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी u निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा p/m। अब क्योंकि ये सरफेस रफ था तो इसका वेलोसिटी घटने लगा और फाइनली ये यहां जाके रुक गया, स्टॉप से x डिस्टेंस ट्रेवल कर, ये दिया हुआ है x डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है टर्म, x इज गिवन टू यू, m मास इज गिवन टू यू, p लीनियर मोमेंटम इज गिवन टू यू। अगर ये यहां जाके रुक गया तो बताइए ये जो सरफेस है, रफ सरफेस, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है, व्हाट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ये तो बहुत आसान सवाल है। इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा पीछे, भी स्लाइड कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा म्यू इनटू एन, और इस केस में एन का वैल्यू mg के बराबर, ऊपर लग रहा होगा एन, नीचे mg, बैलेंस कर रहा होगा। इस म्यू mg के वजह से एक्सलेशन होगा इधर की तरफ, मास फोर्स बाय मास, तो हो गया म्यू जी। लेकिन इस एक्सलेशन को जब हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये सब पार्टिकल इधर चल रहा है और एक्सलेशन ऑपोजिट है। हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, कौन सा इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये किधर की तरफ इक्वेशन लिख रहे हैं, राइटवर्ड में। फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी राइटवर्ड में, ये p बाय m, तो p स्क्वायर बाय प्लस 2 इनटू एक्सलेशन राइटवर्ड में माइनस म्यू जी, और डिस्टेंस x इधर की तरफ म्यू जी है ना, इधर की तरफ क्या लिखेंगे, माइनस म्यू जी, इसको इधर भेज देंगे तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2 gx m स्क्वायर, ये म्यू का वैल्यू हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, डी में, जिसमें भी ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा, ए में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 नंबर सवाल है, एक ट्रक है और ये मूव कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूनिफॉर्म स्पीड u से। तो एक इस तरह से ट्रक है, ये ट्रक चल रहा है कितने से, u से, और इस ट्रक में स्टोन का डस्ट है, स्टोन डस्ट है जो कि डेल्टा m लीक कर गया। लीक करना समझते हैं आप लोग, लीक करने का मतलब मान लीजिए यहां कहीं होल था बॉटम पे, जिसके वजह से डस्ट नीचे फॉल कर जाएगा थ्रू द होल इन बॉटम, होल कहां है, बॉटम में, इन डेल्टा टी टाइम कितना स्टोन डस्ट रिलीज हो गया, डेल्टा एल। तो बताइए कि क्या इस ट्रक का मोमेंटम चेंज होगा, और अगर इस ट्रक का मोमेंटम चेंज होगा तो पहले इसका मोमेंटम रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि होगा मोमेंटम चेंज बाय टाइम। तो आपसे पूछेंगे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। समझिए इस बात को, जब ये मान लीजिए स्टोन डस्ट लीक नहीं हुआ था, तो पूरे जो सिस्टम है उसके पास मोमेंटम कितना था। पूरा सिस्टम में हम लोग दो पार्ट मान सकते हैं, एक स्टोन डस्ट, दूसरा ट्रक, ठीक है। तो डेल्टा एम है स्टोन डस्ट का मास, ट्रक का मास आप कैपिटल एम मान लीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एम प्लस कैपिटल एम इनटू यू, दोनों तो यू से ही चल रहा था। अब गौर से समझिएगा, इसमें ये स्टोन डस्ट है, अब जब ये बॉटम से लीक हुआ, लीक होने से पहले जो स्टोन का डस्ट था उसके पास वेलोसिटी था कि नहीं, यू। जब ये लीक होगा, यहां देखिए मैं लीकिंग का सीन दिखा रहा हूं, यहां से जब ये नीचे गिर रहा होगा तो नीचे की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, लीक कर रहा है। लेकिन ये कहां से लीक कर रहा है, ट्रक से, और ट्रक से जस्ट पहले तो उसके पास वेलोसिटी था लीक करने से पहले, तो निकलेगा भी तो अपना वेलोसिटी ये लेके ही निकलेगा। ये जो डेल्टा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलिए, मतलब ये जो स्टोन डस्ट निकला तो अपने वाला मोमेंटम डेल्टा एम इंटू यू वो लेके निकला, बोलिए। और हम लोग जानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम को कंजर्व रहना है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इस, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल सिस्टम के लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो डस्ट पार्टिकल निकला उसका मोमेंटम डेल्टा एम इंटू यू आई कैप में, प्लस जो ट्रक है उसका मोमेंटम m इंटू वी, अब वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, दोनों मोमेंटम बराबर कर दीजिए, तो देखिए कैलकुलेट होके v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मतलब ट्रक का वेलोसिटी चेंज नहीं किया, ट्रक का वेलोसिटी चेंज मतलब ट्रक का मोमेंटम भी चेंज नहीं किया, और मोमेंटम चेंज ही नहीं किया तो ट्रक पे फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डस्ट कुछ ऐसे निकलता, मान लीजिए डस्ट पीछे उड़ जाता v वेलोसिटी से, तब मोमेंटम चेंज होता, तब हम लोग इसी तरह ट्रक का फाइनल वेलोसिटी निकालते, फिर कहते हैं ट्रक का इनिशियल मोमेंटम था कैपिटल एम इंटू यू, ट्रक का फाइनल मोमेंटम निकालते v कैलकुलेट करके, तब डेल्टा टी से डिवाइड कर, फिर चेंज इन मोमेंटम निकालते, फिर डेल्टा टी से डिवाइड करते, फोर्स निकल जाता। समझ रहे मेरी बात। लेकिन इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मोमेंटम तो चेंज किया ही नहीं ट्रक का, क्योंकि ये जो डस्ट था अपना मोमेंटम ही लेके चला गया पूरा पूरा,
इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, D0। समझ गए क्वेश्चन? ये सवाल एक अच्छा है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कई बार, लेकिन ये मैंने फिर से कहा ना, डस्ट अगर किसी और डायरेक्शन में उड़ जाता, कुछ वेलोसिटी अलग लेके चल जाता, मोमेंटम चेंज हो जाता ट्रक का, तब फोर्स लगता। इस केस में नहीं हो पाई कि वो बस लीक किया है और अपना मोमेंटम वेलोसिटी लेके चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए। आप लोग का ये होमवर्क है कि आप 9 से 25 तक ट्राई करके आएंगे। जैसा कि मैं पहले शुरुआत करवाता हूँ कोई भी असाइनमेंट तो पूरा करवाता हूँ शुरू में, लेकिन फिर 9 से 25 एक क्वेश्चन तो करवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे 9 to 25 में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो आसान सवाल होंगे उनको छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।